नमस्कार दोस्तों। एक थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके मेंस एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं। और कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। इनफैक्ट आपको याद होगा पीएमसी बैंक के बारे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी पिछले साल से, लेकिन इसके बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना कि रिसेंटली आरबीआई ने 5 पिलर्ड अप्रोच लेकर आई है जिसका नाम है गार्ड, GUARD। इसके अलग अलग फॉर्म्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली ये क्यों लाया जा रहा है, इसका मेन मकसद क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी के लिए, आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ है। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले महीने की बात है 5 पिलर्ड अप्रोच, आप देख सकते हो यहां पर 5 लेटर हैं, GUARD, इस तरह का स्ट्रैटेजिक अप्रोच लाने की कोशिश की है ताकि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट होता है। अक्सर आप देखते होंगे जो कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे कि बड़े बैंक्स हो गए, ICICI, SBI, इन सब के पास काफ़ी अच्छा पैसा है, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए। लेकिन ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके पास इतना शायद कैपिटल नहीं होता, बहुत सारे बैंक्स हैं। तो इसको किस तरह से हम उनको साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड से बचा सकें, ये कोशिश की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे जो नंबर ऑफ फ्रॉड्स हैं, फ्रीक्वेंसी है जो फ्रॉड करने की, जो इंपैक्ट है साइबर इंसिडेंट का, वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है फाइनेंशियल सेक्टर में। और ऑब्वियस सी बात है इसका इंपैक्ट आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए यहां पर आरबीआई ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया। ये डॉक्यूमेंट का नाम ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2020-23। तो ये 3 सालों में कहीं ना कहीं इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और यही है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले महीने की न्यूज़ है, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था तब मैं सोचा कि इसको जरूर बनाना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्योंकि हमने इतने चीज़ों की बात की कि यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसलिए ये कदम लिया जा रहा है ताकि इसको प्रिवेंट कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, रिस्पॉन्ड कर सकें। एक बार साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड हुआ, कुछ अटैक हुआ, तो किस तरह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिस्पॉन्ड करेगी, ये भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इवन सेंट्रल बैंक का रोल अब कोऑपरेटिव बैंकों में बढ़ गया है, क्योंकि रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हुआ था जहां पर सेंट्रल बैंक के रोल को बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब हम आते हैं कि ये जो 5 पिलर का अप्रोच है GUARD, इसका अर्थ क्या है। यह है आपका गवर्नेंस ओवरसाइट, दूसरा है यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, तीसरा है अप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, चौथा है रोबस्ट कोलैबोरेशन और पांचवा है डेवलपिंग नेसेसरी IT एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल्स सेट। और ये जो पूरा विजन डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इसको जो ग्राउंड लेवल पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके ये बनाया गया है, ऐसा आरबीआई ने बताया। अब देखिएगा ये जो 5 पिलर का अप्रोच है, ये नाम आप ओवरऑल ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके अंदर आपको अलग अलग कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। तो इस 5 मेन अप्रोच के अंदर यहां पर टोटल 12 कंपोनेंट्स हैं। वो क्या क्या हैं जल्दी से मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहला हमने देखा गवर्नेंस ओवरसाइट के बारे में। गवर्नेंस में ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर जो ओवरऑल मैनेजमेंट होगा, ओवरसाइट होगा साइबर सिक्योरिटी को लेकर, उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी। बोर्ड, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो बोर्ड होता है जो उसको चलाता है, उसका मेन फोकस होना चाहिए। एक IT विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए इस पूरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। तो ओवरऑल जो ओवरसाइट है उसकी बात कही जा रही है। दूसरा है यहां पर यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, बेसिकली यहां पर किस तरह से इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं होती हैं। यहां पर अगर आपको साइबर सिक्योरिटी से लड़ना है तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसके लिए यहां पर बताया जा रहा है कि उनको एक अलग से फंड बनाना होगा अलग अलग कोऑपरेटिव बैंकों को, और इस तरह से उसमें से खर्च किया जाएगा। मैनेजमेंट करना होगा IT एसेट का, यहां पर किस तरह से जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जो एसेट्स होते हैं, कंप्यूटर से लेकर हर एक चीज, हार्डवेयर, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। बैंकिंग सर्विसेज की अवेलेबिलिटी और ज्यादा हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं IT के थ्रू, ये बात कही जा रही। तो इसी को टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ये हो गया। तीसरा है आपका A, दैट इज अप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन। यहां पर सुपरविजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, रेगुलेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने किसी चीज को इंप्लीमेंट किया, अगर आप उसको सुपरवाइज नहीं कर रहे हो तो वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहां पर एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, अगर कोई भी अटैक हुआ तो किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है। इसके अलावा यहां पर गाइडेंस होना चाहिए इन इंप्लीमेंटिंग सिक्योर प्रैक्टिसेस, अगर आप कोई चीज प्रैक्टिस अपना रहे हो तो क्या गाइडलाइंस हैं, वो सारी चीजें भी
देनी पड़ेंगी। और यहाँ पर चौथा है आर, दैट इज रोबस्ट कोलैबोरेशन। यहाँ पर अलग अलग पार्टीज के साथ कोलैबोरेट करना, एक तरह का फोरम बनाने की बात कही जा रही है टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब कि अगर अलग अलग जो बैंक्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एक तरह से आपस में आकर एक तरह का कोलैबोरेशन कर सकते हैं, फोरम बना सकते हैं और उस वहां पर अलग अलग जो उनके एक्सपीरियंस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको शेयर कर सकते हैं ताकि उसको सभी बैंकों के द्वारा अपनाया जा सकता है। इसके अलावा सीसो की बात कही है। सीसो बेसिकली क्या होता है, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी जो ऑफिसर होते हैं उनका भी एक अलग से फोरम बनाया जा सकता है। इसके अलावा क्लाउड सर्विसेज को अडॉप्ट करने की बात कही जा रही है फेज 1 के अंदर। और लास्ट है आपका पांचवा, दैट इज डी, डेवलपिंग नेसेसरी आईटी साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपके पास ह्यूमन पावर होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। इसके लिए आपको स्किल्स प्रोवाइड करना है। तो यहां पर किस तरह से टेक्निकल स्किल दिया जाएगा आपके जो कर्मचारी हैं जो रह रहे हैं बैंक के अंदर उनको। इसके अलावा अवेयरनेस और ट्रेनिंग भी देने की बात कही जा रही है। तो ये टोटल 12 इन नंबर हो गए जो दोस्तों, जो कि स्पेसिफिक पॉइंट्स पर यहां पर आरबीआई ने फोकस किया है। इसके अलावा मैं अगर आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हो कि हमारे देश के अंदर रूरल और अर्बन दोनों देखने को मिलेंगे, लेकिन रूरल की संख्या तो बहुत ज्यादा है। तो अभी को लेकर अगर आप देखिए तो इतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं हो पाता है। छोटे छोटे करके बहुत सारे आपको हर जगह कोऑपरेटिव बैंक देखने को मिलेंगे, लेकिन जो अर्बन वाले हैं उसकी संख्या इस समय करीब 1500 के पास हैं, जिसमें 54 शेड्यूल्ड हैं और 1400 के आसपास नॉन शेड्यूल्ड हैं। शेड्यूल्ड बेसिकली यहां पर आरबीआई के अंदर जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उसके अंदर अगर मेंशन है तो उसको शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 2004 से इनकी संख्या लगातार कम होते जा रही है और इस समय ये 1500 के पास आ गए हैं। सबसे ज्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपको बेंगलुरु, फिर नागपुर, मुंबई में इस तरह से देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा बैंक जो है वो इस समय है कोऑपरेटिव बैंक के मामले में सारस्वत। ये अर्बन कोऑपरेटिव की ही मैं बात कर रहा हूं। अब क्या होगा, मैंने आपको जितनी भी चीजें यहां पर बताई, आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी कि नॉर्मल कमर्शियल बैंक तो आज के डेट में कितने हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर हम बात करें तो सिर्फ 12 बैंक्स बचे हैं। सो इनको मैनेज करना थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन ये क्या होते हैं, इसमें से कुछ बैंक जो हैं बहुत बड़े, जैसे कि सारस्वत हो गया, ठीक है, पीएमसी बैंक जो था वो भी आपका टॉप 10 में आता था। लेकिन इसके अलावा क्या है कि बहुत छोटे छोटे बैंक्स हैं, इसकी हेट्रोजिनिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अलग अलग साइज के अलग अलग रीजन्स में फैले हुए हैं। फाइनेंशियल हेल्थ किसी का अच्छा है, किसी का काफ़ी खराब है, कोई डिजिटल को अच्छे से अपनाता है, कोई नहीं अपनाता है। तो अब आप खुद सोच के देखो, यहाँ पर जितने भी गाइडलाइंस दिया गया है आरबीआई के द्वारा, क्या सभी के लिए सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल एज वन साइज फिट्स ऑल। इसके लिए यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया, उनके हिसाब से अलग अलग टियर के हिसाब से उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अलग अलग मतलब कि डिपेंड करता है कि किसका क्या अप्रोच है, रिस्क किस बैंक में ज़्यादा है, कौन डिजिटल पे। अगर सपोज मैं कहता हूं कोई कोऑपरेटिव बैंक है जहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी उन्होंने अपना ही नहीं है, तो वहां पर उसको लाकर हम क्या करेंगे, राइट? तो जरूरी है कि हम उसको अलग अलग टियर्स में बांट दें और उसके हिसाब से यहां पर उनके ऊपर चीज़ें लगाई जाएंगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा अपनाता है, जैसे कि हम अगर हर चीज़ उसका डिजिटल के माध्यम से होता है, तो हम बाकी बैंकों के उस पे लाकर हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी जो है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ऐसा आरबीआई का अप्रोच है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये जो इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंटेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगेगा इस पूरे प्रोसेस में। तो इसके लिए क्या हो जाता है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो डायरेक्टली बोर्ड के पास होगी, जो उस कोऑपरेटिव बैंक को चलाती है। जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसको बोर्ड कहते हैं, किसी भी कंपनी को वही चलाता है। तो उसके नीचे फिर यहाँ से डिसीजन होगा, फिर नीचे करते करते नीचे लेवल तक आएगा, क्योंकि कॉस्ट लगेगा। इसके लिए वहाँ से मंजूरी लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो यहां तक इसके बारे में जितनी चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। अगर लास्ट में मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल जो कोऑपरेटिव बैंक इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश के अंदर, अगर आप देखोगे उनका जो पेनिट्रेशन है वो 8% है ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर के मामले में। बाकी भी आंकड़े आप देख सकते हो। यहां पर मैं लगातार जब भी इसकी बात करता हूं तो कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में क्या अंतर है इसको भी मैं डाल देता हूं ताकि आपका ये रिविजन होता रहे। तो ये भी आप एक बार देख लेना। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपको बताना इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड करेक्ट है, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका राइट आंसर आप कमेंट में दीजिए और इसका राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम से आप इसको ले सकते हो। मैं लगातार कई सारे क्विजेस डालता रहता हूं, यहां से आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।